बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की उर्दू की बुक का 10वां सबक 52 लड़ी में पिरोए हुए मंजर। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी, आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हों। अज़ीज़ तलबा, शऊर की आंख एक मुहावरा है जिसका मतलब है समझ बूझ की सलाहियत। आप चलते जाते हैं और एक निहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, माइशत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। अज़ीज़ तलबा, मुआशरत के मानी है रहन सहन, माइशत के मानी है रोज़गार का निज़ाम, और हमराह चलती हमराह के मानी है साथ। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत। हैरत अज़ीज़ तलबा कहते हैं हैरानी को, और इबरत के मानी यानी सबक हासिल करने के मानी में आएगा। खौफ के मानी में भी आता है और डर के मानी में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे मंजर या सारे के सारे पिरोए होते हैं। सारे के सारे वो जो मंजर हैं जिस लड़ी में पिरोए हुए हैं वो लड़ी वैसी की वैसी ही बदस्तूर जारी है, लेकिन मंजर जो है वो बदलते हुए दिखाई देते हैं। अज़ीज़ तलबा, लोग आते हैं चले जाते हैं और वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन तारीख़ जो लिखी जा रही है अब वो वैसी की वैसी ही लिखी जा रही होती है। एक खूबसूरत शेर है अज़ीज़ तलबा, मंजर बदल गए हैं नज़ारे बदल गए हैं, एक हम ही नहीं बदले यहाँ सारे बदल गए हैं। अज़ीज़ तलबा, वो कहते हैं मुसन्निफ़ कहते हैं मैं पेशावर से चला तो बाला हसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नज़र आया, उस पर बड़े हरफों में बड़े हुरूफ में शाराए पाकिस्तान लिखा था। अज़ीज़ तलबा, बाला हसार एक कले का नाम है और शाहरा कहते हैं बड़ी सड़क को, और किसी वज़ीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहाँ लगाया होगा। यानी कि भाई शाहरा पाकिस्तान के ऊपर जो है पत्थर के ऊपर जो है वो बड़े हरफों में शाहरा पाकिस्तान लिखा था, और फिर उस वज़ीर साहिब का नाम भी लिखा था जिसने किसी वक्त में वो पत्थर वहाँ पर लगाया होगा। अज़ीज़ तलबा, कैसा दिलचस्प इत्तिफाक है, सड़क और वज़ीर आनी जानी चीज़ें हैं, बदलते रहते हैं, ये चीज़ें बदलती रहती हैं, नक्शो निगार बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज नज़र आ रही थी, सरसब्ज थी और शादाब थी। जिन ज़मीनों को आते जाते लश्करों ने कई बार रौंदा होगा, लताड़ा होगा, उजाड़ा होगा, तबाह बर्बाद किया होगा, वो अब तक हरी भरी थी, यानी कि सरसब्ज़ो शादाब थी। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे। बस्तियां आती थीं, बस्तियों का मानी मतलब आबादियां, और गुजर जाती थी। रमज़ान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। इस तमाज़त के आलम में, इस गर्मी के आलम में कहीं से अचानक दरियाए काबल आ गया। ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। अज़ीज़ तलबा, ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां। खुर्द के मानी अज़ीज़ तलबा छोटा के हैं और कलां के मानी बड़ा के हैं। ये दो गांव थे, एक सराय भी थी, सराय कहते हैं मुसाफिर खाने को, जिसमें जहांगीर ठहरा था। एक कला भी था, मगर तमाम सराय और कले
गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते हैं, यानी कि ये भी चीज़ें मिटने वाली हैं, ये भी मिट जाती हैं। अब हम दरिया दरिया चल रहे थे, जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक ज़मीन थी, उसके आगे भी ज़मीन थी, और इन ही ज़मीनों में अजीज तलबा एक छोटा सा गांव, इन ज़मीनों के में जो है एक छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत कवायद का, अजीज तलबा संस्कृत जो है ये एक ज़ुबान है, तो संस्कृत कवायद का, कवायद कहते हैं सर्फ व नहव को, वैसे कवायद कायदा की जमा है और कायदा के मानी कानून के, का सबसे बड़ा आलिम पानीनी पैदा हुआ था। अजीज तलबा कुछ और आगे एक और गांव हंड था। इस मशीनी दौर में ये जानने की फुर्सत किसे है कि यही हंड कभी गंदारा का पाया एक तख्त था। गंदारा एक रियासत का नाम है अजीज तलबा, और ये उसका दारुल हुकूमत रहा है। यहीं आकर सिकंदर ने दरियाए सिंध पार किया और चंगेज़ खान यहीं से दरिया का पाट देखकर वापस चला गया। चंगेज़ खान जो है वो यहाँ दरिया का जो पाट है, पाट मतलब कि जो दरिया की चौड़ाई है, उसको देखकर जो है और वो वहाँ से जो है वो लौट गया। यही महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। इसी को मुअर्रिखों ने, मुअर्रिखों मतलब मुअर्रिख की जमा है अजीज तलबा, और मुअर्रिख कहते हैं तारीख लिखने वाले को। हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा है, मगर अब ये दरियाए सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गांव है। गुमनाम सा अजीज तलबा गैर माशूर जो है अब ये गांव है, जिसका माजी तारीख की धुंधली चादर ओढ़कर कभी का सो चुका है। धुंधली अजीज तलबा कहते हैं गैर शफाफ को, सो चुका है। अचानक खैर आबाद आ गया। सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहा चला जा रहा था। शाहाना शानदार अंदाज में दरिया सिंध जो है वो बह रहा था, जिसके दूसरे किनारे पर अजीमुशान कला अटक था। अकबर आजम का अटक बनारस 4 सदियों का आईनी शाहिद, आईनी शाहिद मतलब चश्मदीद गवाह, कितने ही ज़मानों का चश्मदीद आंखों देखा गवाह, गवाही देने वाला। अटक के कले में अब फौज रहती है, इनके पहले जो है वो वहाँ पे हुक्मरान रहते थे, लेकिन अब उनको रहने की वहाँ पे जो है वो इजाज़त नहीं है, मतलब कि अब वो हुक्मरान नहीं रहे, तो ये कला खाली है, तो अब ये फौज की निगरानी में है। यहाँ हमारी गाड़ी ने नए पुल के रास्ते दरिया पार किया। वो कहते हैं यहाँ पर जो है हमारी जो गाड़ी है उसने नया पुल बनाया गया था, उस पुल से उन्होंने दरिया पार किया। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुल सामने नज़र आता रहा। कभी सारा ट्रैफिक उस मजबूत पुल के ऊपर चला करता था और यूं महसूस होता था कि गाड़ी लोहे के जंगल से गुजर रही। लोग कहा करते हैं कि अंग्रेज चलते वक्त बता गए थे कि उनके तमाम पुलों की उम्र पूरे 100 बरस होगी। उसके बाद नए पुल बनाना, जिस रोज़ मैं अटक पहुंचा ये पुल 102 साल पुराना हो चुका था, यानी इसकी उम्र जो है वो 102 हो गई थी। 102 साल का ये पुल जो है वो हो चुका था। मोटर गाड़ियाँ नए पुल पर चलती हैं, रेलगाड़ियाँ भी दुआए दम करके उसी बूढ़े पुल पर से गुजारी जाती हैं, यानी अल्लाह के सहारे उसी पुराने ही पुल पर से जो है वो गुजारी जाती हैं। कहते हैं कि अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था। नाम रखने का उसे बड़ा शौक था। किसी जगह का खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकली, उस मकाम का नाम वाह रख दिया गया। अजीज तलबा बेसाख्ता फ़ौरन के मानी में आता है और यहाँ गौर व फिक्र किए बगैर। फिर चलते चलते उसका काफिला दरिया सिंध के किनारे पहुंचकर अटक गया। अटकना मतलब रुक जाना, तो वो जगह अटक कहलाई। फिर काफिला खैर से पार उतर गया, वो मकाम खैर आबाद कहलाया। अजीज तलबा इसकी एक कहानी और भी है। मुसन्निफ कहते हैं इसकी एक कहानी और भी जो है वो बताते हैं। कहते हैं कि अकबर ने अपने पेशरो जो पहले गुजर गया हो, शेर शाह से बहुत कुछ सीखा था।
بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت جو ہے سلطنت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، قلعے کا نام ہے عزیز طلبہ روہتاس۔ اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت مطلب کہ سلطنت کے ایک کنارے پر اٹک تھا، دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملاح لایا۔ ملاح کہتے ہیں عزیز طلبہ کشتی چلانے والے کو، اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں۔ اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دیا گیا۔ ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، یعنی کشتی چلانے والوں کا گروہ، اور جہاں پر پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اب جو ہے پرانے جو ملاح ہیں کشتی چلانے والے ان کی اولادیں ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ آباد ہیں۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے، سرائے مسافر خانے کو کہتے ہیں عزیز طلبہ۔ بہت بڑا احاطہ چار دیواری سے گھری ہوئی جگہ کو عزیز طلبہ احاطہ کہتے ہیں، جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آتی، کوئی بھی مسافر خانہ اتنے اچھے اور بہترین انداز میں نظر نہیں آتا۔ سرائے عزیز طلبہ کہتے ہیں مسافر خانے کو۔ عزیز طلبہ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں نے اسے کابل والوں سے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے، مطلب کہ ہوشیاری یا تیاری سے کھڑا ہے، وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے، یعنی یہ اس سے بھی زیادہ مستعدی سے ہوشیاری سے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تلاشی لیتا ہے لوگوں کی، اور پھر لوگوں سے مال پانی بھی جو ہے وہ بٹورتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کسی زمانے میں جب ہم جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ یہاں پر مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ چھوٹے ہی لوگوں پر جو ہے وہ گرفت کرتا ہے، اپنی بڑے لوگ جو ہیں، امیر لوگ جو ہیں، ان کو قانون بھی جو ہے وہ نہیں پکڑتا، وہ قانون کی گرفت میں بالکل جو ہے وہ نہیں آتے۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ حسن ابدال یعنی ٹھہرنے کی جگہ، راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا، خوبصورت ہوگا کہ مغل مورخ لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے مغل لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے، مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کی دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر ہیں، جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں، جن پر دن رات فلمی گانے جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے، جو ان کا خیال ہے۔ جھرنے عزیز طلبہ آبشار کو کہتے ہیں، اور چہکار جو ہے وہ چڑیوں کی جو خوبصورت آوازیں تھیں اب وہ وہاں پہ نہیں ہیں، اور بے سرے سے سپیکر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور اپنا کاروبار یا اپنے کاروبار کا دھندہ جو ہے یہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ عزیز طلبہ مصنف کہتے ہیں چلایا ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جائے، رونق چہل پہل اور عبرت سبق حاصل کرنا جگہ کو کہتے ہیں۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں، ایک طرف سکھوں کا مشہور گرودوارہ
पंजा साहिब और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्ला गाह है। ये बाबा वली कंधारी जो है, इनका असल नाम हसन अब्दाल ही है। इसी तरह कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुगल बीबी की कब्र, कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलम शबाब में मर गई थी, जवानी के आलम में उसका यहाँ पर जो है वो इंतकाल हो गया था। बाद में तामस मोर ने अपनी एक नज़्म में उसे जिंदा कर दिया, यानी कि वो मर गई थी और उस पर जो है तामस मोर ने एक नज़्म लिख दी। तो फिर जो है जब तक वो नज़्म जो है वो पढ़ी जाती रहेगी, लोग जो है अब अकबर की बेटी लाला रुख को जो है वो जानते रहेंगे, उसका तज़किरा या जिक्र जो है वो होता रहेगा। तो तामस मोर की नज़्म ने जो है अकबर की बेटी लाला रुख को जो है वो जिंदा किया है। अजीज तलबा, हसन अब्दाल के करीब उस मुगल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं, जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियां पकड़ी थीं और उनकी नाक में मोती पिरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। यही वो बड़ी सी चट्टान है सॉरी जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि उसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया था, गिरा दिया था, और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था, जो आज तक मौजूद है। तारीख का हिसाब किताब रखने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक पेशावर जाते हुए हसन अब्दाल आए थे कि बाबा कंधारी उससे बहुत पहले न सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि उस आलम फ़ानी से कूच कर चुके थे, इस आलम फ़ानी से भी जो है वो चले गए थे। पुरानी किताबों में लिखा है कि 5 उंगलियों का ये निशान हसन अब्दाल वालों ने तराशा था, यानी ये निशान जो है हसन अब्दाल वालों ने खुद ही जो है वो तराशा था, बनाया था। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वहाँ छौनी है, वहाँ मुगलों के दौर की बहुत बड़ी बाउली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। बाउली अजीज तलबा कहते हैं, बाउली एक छोटा कुआं होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, जिस सीढ़ियों पर उतर कर लोग जो है वो पानी पीते हैं, और उन्हीं सीढ़ियों पर जो है मुआशी भी उतरते हैं और पानी पीते हैं, और उसके नीचे जो ठहरने की जगह भी बनी होती हैं। बाउली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। किसी ज़माने में लोग उनके मुआशी और हाथी घोड़े बाउली की सैकड़ों सीढ़ियाँ उतरकर सैराब हुआ करते थे, यानी वहाँ पर जो है उस कुएं से पानी जो है वो पिया करते थे। अब लोग ये मशक्क़त नहीं करते, अब लोग जो है ये मेहनत नहीं करते, बल्कि पंप के ज़रिए से पानी खींच लेते हैं। अब लोगों ने जो है वो पंप लगाए हुए हैं और पंप के ज़रिए से जो है वो पानी को जो है वो बाहर निकाल लिया करते हैं। अब जो है वो बावली में उतरने की मशक्क़त कोई भी नहीं करता। अजीज अलावा वहाँ से आगे सराय काला है, सराय मुसाफिर खाने को कहते हैं। जाती रोड पर ये छोटा सा कस्बा है जहाँ काले पत्थर की कूंडियाँ अजीज तलबा हांडियों को कहते हैं, जिसमें जो है वो हम खाना वगैरह जो है वो तैयार करते हैं, या अमूमन मट्टी की जो है वो कूंडियों में सालन वगैरह बनाया जाता है। उनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोद कर उनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुन कर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। कूंडियाँ या हांडियाँ जो है अजीज तलबा खाना पकाने का मट्टी का बर्तन है, उसे कहते हैं। यही सराय काला की पहचान है। जाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी, सराय मुसाफिर खाना यहाँ बना होगा। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था, उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। अजीज तलबा, एक दिलचस्प बात यह है कि शेरशाह और मुगलों के ज़माने में हज़ारों सराएँ बनाई गई, इनके कई मुसाफिर खाने जो है वो बनाए गए थे। बाद में उनके गिर्द बस्तियां आबाद होती गई, आबादियां होगी उनके इर्द गिर्द, खुद सराय नहीं रही, सराय तो ख़त्म हो गई, अलबत्ता आबादियों के नाम के साथ लफ्ज़ सराय जुड़ा रह गया, यानी कि जो आबादियां थी उनके नाम के साथ जो है वो सराय का लफ्ज़ जो है फिर लग गया। मर्दमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई 100 शहरों, कस्बों और देहात के नामों के साथ लफ्ज़ सराय लगा हुआ है। सराय मुसाफिर खाना। अगर नक्शे पर उन तमाम मकामात को लकीरों से मिलाया जाए तो क्या कदीम सड़कों का नक्शा खुद ब खुद नहीं उभरेगा। मुसन्निफ कहते हैं कि कदीम सड़कों का जो नक्शा है वो फिर खुद ब खुद ही हमें मालूम हो जाएगा। जहाँ ये सराय काला है वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर टैक्सला के खंडर हैं। खंडर वीरान जगह को कहते हैं अजीज तलबा, वही टैक्सला जो हिंदुस्तान के ताज में ऐसे नगीने की तरह जुड़ा था जिससे फूट कर ज्ञान यानी दानाई, धान की किरणें
توجہ دھان توجہ ہے اور کرنیں روشنی ہے، ایک عالم کو منور کرتی تھی، ایک عالم کو روشنی جو ہے وہ دیا کرتی تھی، وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اب یہ شہر جو ہے وہ سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل کے آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے، پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے، شگاف دراڑ کو کہتے ہیں عزیز علاوہ، ہزاروں برسوں کے دوران میں ان گنت قبیلے، قافلے اور لو لشکر گزرے ہوں گے، ان گنت عزیز علاوہ بے شمار قافلے جو ہیں اور لو لشکر فوج کو کہتے ہیں، بہت بڑی فوج جو ہے گزرے ہوں گے، چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور دریائے کوچک سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، ایک بڑا لشکر آیا ہو، چاہے ایک آدمی آیا ہو، وہ سب مارگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا، تو تا حد نگاہ جہاں تک نظر جائے ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مارگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاری کہتے ہیں خریدار کو، بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹی پڑی ہیں، اس طرح حملہ آور ہیں جیسے کند کی ڈلی پر بوکی چونٹیاں، جیسے عزیز علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شہد کی جو ڈلی ہے یا مصری کی جو ڈلی ہے یا شہد ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چونٹیاں جیسے حملہ آور ہوتی ہیں، تو اسے ہی جو ہے وہ خریدار جو ہے اس پہاڑی پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا، جو ہے وہ ایک نئی دراڑ جو ہے وہ بنا دی، اس سے آنے جانا آسان ہو گیا، البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر درہ گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑی کی چوٹی نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ عزیز طلبہ دونوں وقت مل رہے تھے، یعنی شام کا وقت ہو رہا تھا، میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی، وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان بڑا اور لمبا کمرہ اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانوں سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ عزیز طلبہ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں، یعنی کہ خوش رہیں، آمین آمین آمین۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔